ईयर 2005 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं फ्रेड बर्गस्टन, वो एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जी टू का। जी टू का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ टू में उन्होंने एनविसाज किया कि दुनिया की जो दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूएस और चाइना, अगर ये दोनों देश साथ आ जा रहे हैं तो कई ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो साथ मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से संबंधित समस्याएं हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती जाती रहती हैं, या फिर आपका क्लाइमेट चेंज जैसे इशू हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, तो ये दोनों देश अगर साथ मिल जाएं तो काफ़ी हद तक इन सारी प्रॉब्लम्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्शन है फ्रेड बर्गस्टन का जी टू का, दैट टुक अ बैक सीट, और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वो बन के रह जाता है। 2025 में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं दोबारा से, जी टू का। और इस बार जो जी टू टर्म का इस्तेमाल किया गया है यूएस प्रेसिडेंट द्वारा, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रेड बर्गस्टन्स टर्म जी टू। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फ्रेड बर्गस्टन का जो जी टू का यूसेज था, दैट वाज ऑफ अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट। वहां पर वो बात कर रहे थे कि कैसे यूएस और चाइना मिलके ग्लोबल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। और वही जो डोनाल्ड ट्रंप का जी टू का यूसेज था, वो प्राइमरली एक तरीके से यूएस प्रेसिडेंट संज्ञान ले रहे थे कि अमेरिका की जो हेजोमनी है, अमेरिका की जो यूनिपोलैरिटी है, उसको काउंटर करने के लिए एक नई वैश्विक शक्ति, एक नई ग्लोबल पावर इमर्ज हो रही है, एंड दैट इज चाइना। सन 2000 के बाद हमको ये देखने को मिला है कि चाइना का जो राइज है, दैट हैज़ बीन फिनोमिनल। चाइना जो है वो अलग अलग रल्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको शेप अप करना हो, या फिर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो चाइना का जो फुटप्रिंट है, इन सारे रल्स में चाइना जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और साथ ही साथ ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन के भी उभरा है। तो पोस्ट 2000 वेस्ट को और अमेरिका को ये रियलाइजेशन है कि जो चाइना जो है, जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो साथ ही साथ उसकी जो इंटरडिपेंडेंसी है वेस्टर्न वर्ल्ड पे, अमेरिकन इकोनॉमी पे, वो भी बढ़ती जा रही है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका को ये लगता है कि अब चूंकि चाइना ग्रो कर रहा है और चाइना की जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है हम पे, वो भी बढ़ती जा रही है, तो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे बीच के, ग्रेजुअली वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में हमको ये देखने को मिला कि चाइना का जो राइज है, दैट हैज़ कम विथ एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन। वो क्या कर रहा है? अपने आस पड़ोस में टेरिटोरियल और मैरीटाइम बॉर्डर इश्यूज तो क्रिएट कर ही रहा है, साथ ही साथ वो जियो पॉलिटिकली अमेरिका को और वेस्ट को एक राइवल की तरह भी देख रहा है और उनसे compete कर रहा है, और ये जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। तो आज के समय में चाइना जो है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक राइवल नहीं है, वो अमेरिका का एक जियो पॉलिटिकल राइवल भी है। तो अभी जो मीटिंग हुई है ट्रंप की और शी जिनपिंग की, अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट की, ये इसी चीज को लिखी हुई है कि कैसे ये जो राइवलरी है हमारे बीच में, जो राइवलरी है उसको मैनेज किया जाए। सो दिस समिट इज नॉट अबाउट रीबिल्डिंग ट्रस्ट या दोबारा से म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको बढ़ाया जाए, इट्स अबाउट मैनेजिंग राइवलरी। दोनों एक दूसरे को जियो पॉलिटिकल राइवल मान रहे हैं, इकोनॉमिक राइवल मान रहे हैं, बस दोनों ने ये काम किया है कि इस समिट के माध्यम से जो आपस में प्रतिस्पर्धा है या जो राइवलरी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर समिट में डिस्कस की गई हैं। ये समिट बुलाई क्यों गई? रीज़न ये था कि अभी दोनों जो इकोनॉमीज़ हैं, दोनों जो देश हैं, उनके खुद के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका जो है वो वेस्ट एशिया में वॉर देख रहा है और इस वॉर में इन्वॉल्व भी है। इसके अलावा हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेड टेंशन्स हैं पिछले साल, वो अभी भी बने हुए हैं। एक पॉइंट ऐसा था जब दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर टैरिफ इम्पोज करना शुरू किया और दोनों एक टैरिफ वॉर में पड़ गए थे। हमको ये देखने को मिला कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर 100% से ऊपर का टैरिफ एक पॉइंट तक लगा के रखे थे। तो ट्रेड टेंशन है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी हमको ब्लॉकेट देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका को, अमेरिका की पॉलिटिकल क्लास को, अमेरिकन आवाम को, अमेरिकन पॉपुलेस को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। रिपब्लिकन्स की बात करें, जहाँ जिसके प्रेसिडेंट हैं, जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो बहुत तेज़ी से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अमेरिका में गिर रही है। इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत तेज़ी से गिरी है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे ब्लॉकेट है, तो अमेरिका में जो फ्यूल प्राइजेस हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा हाइक आ गया है। तो अमेरिकन इकोनॉमी इज़ नॉट गोइंग थ्रू गुड टाइम्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। और जो ये वॉर चल रही है आपका वेस्ट एशिया में, इसका भी कोई आसपास रिजोल्यूशन हमको दिखाई नहीं देने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना है, चाइना की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। चाइना की जो इकोनॉमी है, जो लगातार डबल डिजिट ग्रोथ पे कई सालों तक ग्रो करती रही, आज के समय में वो 5% या 5% के नीचे ग्रो कर रही है। तो एक तरीके से दोनों देश जब इस समिट में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि कैसे हम आपस में जो अपनी इकोनॉमिक राइवलरी है उसको इफेक्टिवली हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हम एटलीस्ट को एग्जिस्ट कर पाएँ। क्योंकि दोनों देशों को ये रियलाइजेशन है कि कुछ भी है हम दोनों में, लेकिन हमारे में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी तो है ही है। चाइना को चाहिए अमेरिकन मार्केट, चाइना को चाहिए एनवीडिया के चिप्स, और अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को चाहिए रेयर अर्थ की सप्लाई, सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई। सेमीकंडक्टर या क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, उसका जो ऑलमोस्ट 90% ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें एक तरीके से चाइना का कंट्रोल है। तो दोनों एक दूसरे पे आज के समय में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। इसके अलावा चाइना अमेरिकन मार्केट सीक करता है। चाइना चाहता है कि अमेरिका जो है वो अपना जो ईवी स्पेस है वो चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए ओपन करे। चाइना ये भी चाहता है कि जो क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर है अमेरिका का, उसका एक ग्रेटर एक्सेस मिले। चाइना की एक डिमांड और है कि ताइवान इशू में अमेरिका का कोई भी हस्तक्षेप, अमेरिका का कोई भी इंटरवेंशन ना रहे। तो अभी ये जो पूरी क्राइसिस हुई है, चाहे वेस्ट एशिया की क्राइसिस हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, या ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने का जो एक एस्पिरेशन है वो हो, तो इसमें इस पूरे क्राइसिस में, इन ग्लोबल क्राइसिस के बीच जो चाइना है वो अपने आप को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह पोजीशन करना चाह रहा है, और वो करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। और अमेरिका को भी ये बात पता है कि अगर ईरान को टर्म्स पे लाना है, ईरान को अगर कंट्रोल कर सकता है कोई आज के समय में, तो दैट इज़ चाइना। चाइना का जो साथ है, चाइना का जो कॉपरेशन है इस वेस्ट एशियन क्राइसिस को डिफ्यूज़ करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर समिट थी या पर्टिकुलर मीट थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की और उनके चाइनीज़ काउंटर पार्ट की, दिस वाज मोर अबाउट मैनेजिंग द राइवलरी। इट वाज अबाउट ड्राइंग द फाइन लाइन कि ये हमारा डोमेन है और ये आपका डोमेन है, आप हमारे में ट्रांसग्रेस मत करिए, हम आपके डोमेन में, हम आपके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब इस पूरे प्रकरण का भारत पे क्या असर पड़ने वाला है? तो कहीं ना कहीं अगर हमको ये देखने को मिल रहा है कि यूएस जो है वो एक तरीके से मान ले रहा है कि चाइना जो है वो हमारा कोई इक्वल हो चुका है, तो हमको जो अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट, ये जो दो की एस्पेक्ट्स हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के आज के समय में, इसको दोबारा से रिकन्फिगर करना पड़ेगा, इसको दोबारा से रीअलाइन करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि हम यूएस के काफ़ी पास आ चुके थे। मतलब इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी है पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, और वो इसलिए क्योंकि यूएस ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी चलाई थी, और इसमें चाइना को कंटेन करने के लिए पिवट टू एशिया डॉक्ट्रिन लाई थी, और इसमें जो पिवट था वो इंडिया ही था। इसीलिए हमने देखा कि कई सारे अग्रीमेंट्स हम दोनों ने साथ में मिलकर साइन किए थे, जैसे लेमोआ, कोमकासा, बेका, सोसा। तो अब अगर अमेरिका जो है वो चाइना को आने वाले समय में एक को इक्वल का दर्जा दे रहा है, तो इंडिया को भी जो अपना फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स है चाइना को लेके या अमेरिका को लेके, वो दोबारा से रिकन्फिगर करना पड़ेगा। हमको दोबारा से बैठ के सोचना पड़ेगा। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं, जो हमारा साउथ ब्लॉक है, उसको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हम दोबारा से इस चेस बोर्ड पे अपने जो पॉन्स हैं उसको कैसे प्ले करें, हम कैसे आगे बढ़ें।